हेलो, वेलकम बैक टू चैतन्याज एजुकेशन। मैं हूं मंत श्रीवास्तव और आप लोग देख रहे हैं द कंप्लीट सीएचएन साइबर सिक्योरिटी कोर्स। ये हमारे द कंप्लीट सीएचएन साइबर सिक्योरिटी कोर्स का 10th मॉड्यूल है। इस मॉड्यूल में हम लोग बात करने वाले हैं सेशन हाईजैकिंग के बारे में। तो सबसे पहले कुछ जान लेते हैं सेशन हाईजैकिंग स्टार्ट करने से पहले। ये जो सेशन हाईजैकिंग का मॉड्यूल है ये 2 फेजेस में कवर किया जाएगा या 2 पार्ट में कवर किया जाएगा। पहला पार्ट होगा आपका एप्लीकेशन लेवल एंड सेकेंड पार्ट होगा आपका नेटवर्क लेवल। तो अगर आप पहले नेटवर्क लेवल का देखना चाहें तो आप पहले नेटवर्क लेवल देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पहले एप्लीकेशन लेवल का देखें, उसके बाद आप नेटवर्क लेवल का देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं सेशन हाईजैकिंग क्या है। सेशन हाईजैकिंग जैसे नाम से पता चल रहा है, किसी भी एक्टिव सेशन को हाईजैक कर लेना, यानी कि उस सेशन में बीच इंटरप्रेट होकर या किसी न किसी तरह सेशन के बीच में हम लोग अपने मशीन को इंक्लूड करवाएंगे एंड जितना भी डेटा पैकेट्स वगैरह हैं उनको या तो स्टील करेंगे या सिर्फ उन पर मॉनिटर करेंगे। जैसे यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस वगैरह स्टेप्स हैं, उनको आप पढ़ सकते हैं। एंड यस, जो नोट्स वगैरह दिए जाएँ इस पूरे कोर्स के साथ उनको ध्यान से पढ़िए, बिकॉज जो सीएच का एग्जाम है वो कोई प्रैक्टिकल या इंटरव्यू एग्जाम नहीं है जो आपसे कोई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाए। वहाँ पे केस बेस्ड स्टडीज, डेफिनेशंस ये सब आएगा। तो आप नोट्स को प्रॉपर फॉलो करें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड जो लेक्चर्स हैं उन्हें भी प्रॉपर फॉलो करें। नोट्स एंड प्रैक्टिकल्स, अगर आपको लग रहा है कि आपको नॉर्मली वीडियो लेक्चर्स में ही, थ्योरी में ही सब समझ आ रहा है, तो आप कोशिश करें कि एनिमेशंस को कम देखें, क्योंकि एनिमेशन जो है वो आपका कॉन्सेप्ट उतना टाइट नहीं करता है। वो आपको सिर्फ एक विजुअली उस चीज़ को समझने में हेल्प करता है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट आपका उतना अच्छा नहीं करेगा कि आप किसी और को एक्सप्लेन कर पाएँ। एक हैकर का काम क्या होता है भाई, कि हमें ये तो पता होना चाहिए कि हमें सर्वर या कुछ भी हैक करना है तो कैसे हैक करना है, लेकिन हम ये चीज़ दूसरे को एक्सप्लेन भी कर पाएँ कि हम लोग इस सेशन आईडी को या इस सर्वर को कैसे हैक कर रहे हैं। लेकिन अगर आप विजुअल टास्क एंड प्रैक्टिकल्स पर डिपेंडेंट हो जाएंगे तो आप किसी को भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे कि अगर आपने कोई सर्वर वगैरह हैक कर भी दिया तो आप किसी और को ये एक्सप्लेन नहीं कर सकते ये सर्वर वगैरह मैंने हैक कैसे किया है। तो इसलिए आप थ्योरी को ज़्यादा फॉलो करें एंड जो प्रैक्टिकल्स वीडियो उनको भी देखते रहें। हर प्रैक्टिकल वीडियो को देखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि कुछ प्रैक्टिकल वीडियोज़ हैं जो एकदम बहुत नॉर्मल हैं। वही किसी भी सर्वर को पिंग कैसे करते हैं ये इसका प्रैक्टिकल आई थिंक इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। पिंग करना आई थिंक सबको आता है, सिर्फ सिंपल सा भाई पिंग कमांड लगा दो, आईपी एड्रेस डाल दो, हो गया पिंग। फिर जानते हैं भाई सेशन हाईजैकिंग इतना तो पता चुके भाई, किसी भी एक्टिव सेशन में हम लोग अपने सिस्टम को या अपनी मशीन को इंटरप्रेट करवाएंगे, जिसकी वजह से हम लोग उसमें जो भी डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है उस ट्रांसमिशन को या तो मॉनिटर कर पाएंगे या फिर उसमें हम लोग कुछ चेंज करने की कोशिश करेंगे। ज़रूरी नहीं कि हम लोग हर बार मॉनिटर करें या फिर हम लोग हर बार चेंज करें, हम लोग कुछ और भी कर सकते हैं, शांति से बैठे रह सकते हैं। जो भी डाटा ट्रांसफर हो रहा है उस डेटा से कोई भी ऐसा डेटा निकलता है जो हम लोग के काम का, फॉर एग्जाम्पल पासवर्ड, यूज़र आईडीज़ वगैरह अगर हम लोगों को मिलती हैं तो हम लोग सिर्फ उस डेटा को कॉपी कर लेंगे। ज़रूरी नहीं कि हम लोग हर बार उस डेटा को मैनिपुलेट करें। फिर भाई इससे प्रॉब्लम क्या क्या होती है सेशन हाईजैकिंग से? सबसे पहले भाई आइडेंटिटी थेफ्ट, इंफॉर्मेशन थेफ्ट एंड कई फ्रॉड्स वगैरह प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि लेकिन सेशन हाईजैकिंग की एक सबसे बड़ी कमी ये है कि सेशन हाईजैकिंग नेटवर्क लेवल पे ज़्यादातर तभी होती है जब कोई अटैकर आपकी कंपनी में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में हो। और ओवरऑल सेशन हाईजैकिंग का मतलब ये है कि भाई आप एक कनेक्शन के बीच में आ रहे हैं। कनेक्शन के बीच में आप तभी आ सकते हैं जब आप सेम नेटवर्क पे कनेक्टेड हो। इसलिए भाई सेशन हाईजैकिंग ज़्यादातर हैकर्स यूज़ नहीं करते हैं। एक्चुअली में सेशन हाईजैकिंग सिर्फ वही इंटरनल हैकर्स ही यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सेशन हाईजैकिंग के लिए आपके जो अटैकर है वो आपकी कंपनी में होना चाहिए या आपके ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए, तभी सेशन हाईजैकिंग पॉसिबल हो सकती है। सेशन हाईजैकिंग करने के लिए कई तरीके हैं भाई। आप किसी के कनेक्शन में मैन इन द मिडिल की तरह वर्क करें, या फिर आप, फॉर एग्जांपल मेरा एक कोड था 1.1.2.1 एंड ये कोड किसी ने मेरा कॉपी कर लिया कहीं से एंड उसने किसी सर्वर पर रिक्वेस्ट की मेरे कोड से, तो सर्वर को लगेगा कि वो मुझे डेटा ट्रांसफर कर रहा है, बट एक्चुअली डेटा जा रहा होगा अटैकर को। ऐसे ही हम लोग सेशन हाईजैकिंग में कर सकते हैं। फिर भाई सेशन हाईजैकिंग सक्सेसफुल क्यों है? सबसे पहले तो भाई जो भी आप अकाउंट कहीं भी लॉगिन कर देते हैं वो ऑटोमेटिकली लॉग आउट नहीं होते हैं, क्योंकि भाई अगर आप लॉगिन कर रहे हैं तो वो लॉग आउट तब तक नहीं होगा जब तक आप खुद नहीं करेंगे। फिर भाई कई बार क्या होता है कि हम लोग गलत सेशन आईडी के साथ लॉगिन कर लेते हैं। कई बार क्या होता है कि एक दो नंबर्स का फ़र्क हो जाता है, जिस वजह से हम लोग कभी कभार किसी और के अकाउंट में लॉगिन हो जाते हैं। ऐसा नॉर्मली सबके साथ नहीं होता, क्योंकि नॉर्मली आप लोग ज़्यादातर फ़ोन का यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी जो एक्सपर्ट लेवल होते हैं उनके से कई बार गड़बड़ हो जाती है कि वो किसी और की सेशन पर लॉगिन कर लें गलती से। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती है भाई, कोई और किसी और के सेशन पर लॉगिन तो कर गया लेकिन अब वो लॉग आउट नहीं कर सकता है। लॉग आउट वो कर देगा, फिर भी उसको वापस लॉगिन करने का चांस रहेगा। फिर भाई जितने भी कई जो फेसबुक वगैरह, इंस्टाग्राम है, इन सब की तो सिक्योर एल्गोरिदम काफ़ी सिक्योर है, लेकिन जो नॉर्मल कंपनीज होती हैं उनकी एल्गोरिदम इतनी सिक्योर नहीं होती है।
या फिर उनकी जो सेशन आईडीज़ होती हैं वो काफ़ी छोटी होती है। सेशन आईडी एक नंबर होता है या कह लीजिए कैरेक्टर्स का सेट होता है जिसमें कुछ स्पेशल वेरिएबल्स होते हैं जिससे डिफाइन होता है कि ये जो सेशन आईडी है पर्टिकुलर इस बंदे की है। फिर वही क्या होता है, वही जितनी भी सेशन आईडीज़ वगैरह हैं उसकी हर कोई उतना सिक्योर नहीं करता है। कई बार हम लोग अपने पासवर्ड्स वगैरह नॉर्मल हिडन फॉर्म में की बजाय नॉर्मल रख देते हैं। कहीं ड्राइव पर हम लोगों ने पासवर्ड्स वगैरह अपने अपलोड कर रखे हैं, कई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एंड सेशन आईडी ज़्यादातर जो सेशन आईडीज़ होती हैं वो सब क्लियर टेक्स्ट में होती हैं, उसमें कोई भी क्रिप्टोग्राफी का यूज़ नहीं होता है। फिर भाई कोई भी सेशन टाइम है उसका एक्सपायरेशन नहीं है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है किसी भी जगह पे। अगर कोई भी सेशन क्रिएट होने के बाद एक्सपायर नहीं हो रहा है 30 सेकंड 50 सेकंड या कोई भी एक टाइम लिमिट के बाद, फॉर एग्जांपल जब भी आप बैंक ट्रांसफर करते हैं तो बैंक ट्रांसफर में एक लिमिट होती है। जब भी आप ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर करते हैं वीज़ा या किसी और कार्ड के थ्रू, तब आपके पास एक लिमिट है कि भाई आपको जो भी ट्रांजैक्शन है वो 5 मिनट्स के अंदर पूरा होना चाहिए। अगर 5 मिनट्स के अंदर आपका ट्रांजैक्शन पूरा नहीं होता है तो ट्रांजैक्शन कैंसिल हो जाएगा, फेल हो जाएगा। लेकिन जैसे नॉर्मली फेसबुक वगैरह में ऐसी चीज़ें नहीं होती कि वहाँ पे एक टाइम बाद लिमिटेशन हो कि इस टाइम बाद हो जाए। हाँ कभी कभार हो जाता है लेकिन वो मैक्सिमम 30 डेज ले लेता है एक्सपायरेशन में, जिस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। एंड व्हाट्सअप में भी ये कोई इशू नहीं है, लेकिन फिर भी ये नॉर्मल जो कंपनीज होती हैं उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि उनकी सिक्योरिटी एल्गोरिदम इतनी स्ट्रांग नहीं होती है। एंड बाकी जो फेसबुक वगैरह एडोब जितनी बड़ी कंपनीज हैं उनकी सिक्योरिटी एल्गोरिदम काफ़ी स्ट्रांग है, जिस वजह से काफ़ी अटैकर्स उन पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। एंड अगर कोई अटैकर फेसबुक वगैरह कंपनीज को कॉम्प्रोमाइज़ करना भी चाहेगा तो वो डायरेक्ट अटैक नहीं करता है। जितनी भी आपकी अकाउंट्स वगैरह से रिलेटेड वेबसाइट्स होती हैं, फॉर एग्जांपल फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन वगैरह, इन सब पे कभी भी डायरेक्ट अटैक फेसबुक के सर्वर पर नहीं होता है। इन सब पे होता है एक्टिव अकाउंट पर अटैक, यानी एप्लीकेशन लेवल पर अटैक, यानी कि यूज़र पर अटैक ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू फेसबुक के ओरिजिनल सर्वर्स पर। फिर जितने भी TCP/IP प्रोटोकॉल पर कंप्यूटर रन करते हैं वो सब वनरेबल होते हैं। एंड एक्चुअली TCP/IP जो प्रोटोकॉल है वो एक्चुअली खुद ही वनरेबल है थोड़ी बहुत, लेकिन फिर भी उसको कॉन्फ़िगर अगर ध्यान से किया जाए, VPN वगैरह प्रॉपर्ली यूज़ किया जाए, क्योंकि नॉर्मली लोग VPN वगैरह का यूज़ नहीं करते हैं, अपनी नॉर्मल जो लोकल IP है उसी का यूज़ करते हैं क्योंकि इतने एडवांस यूज़र्स हैं ही नहीं फिलहाल। फिर भी इसको काफ़ी ज़्यादा से वनरेबल प्रूव किया गया है। सेशन आईडी काफ़ी वनरेबल हो सकती है। फिर सेशन हाईजैकिंग के जितने भी काउंटर मेजर्स या जितनी भी प्रोटेक्शंस है साइबर सिक्योरिटी कोर्स में जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए ये जो हमारा जो पार्ट 1 है द कंप्लीट CH कोर्स, इसमें हम लोग सिर्फ CH का जो प्रैक्टिकल अप्रोच है उसको फॉलो करेंगे, यानी जो CH का ऑफेंसिव अप्रोच है जिसमें हम लोग अटैक्स के बारे में जानेंगे, अटैक्स परफॉर्म करके देखेंगे इसमें। या फिर आप कह सकते हैं जो हमारा कोर्स है वो 2 पार्ट में है, ऑफेंसिव डिफेंसिव। जो पार्ट 1 है वो है ऑफेंसिव एंड जो पार्ट 2 है वो है डिफेंसिव। तो अभी हम लोग सिर्फ देख रहे हैं अटैक्स क्या होते हैं, अटैक्स कैसे किया जा सकता है, अटैक क्यों किया जाता है एंड अटैक्स वर्क कैसे करते हैं। फिर जो पार्ट 2 होगा साइबर सिक्योरिटी कोर्स, उसमें हम लोग देखेंगे कि कोई भी अटैक कैसे उस अटैक से प्रिवेंशन किया जाए, यानी कैसे अगर कोई सर्वर पे अटैक आ जाता है तो उस सर्वर को कैसे प्रोटेक्ट करें उस अटैक से। एंड जितने भी काउंटर मेजर्स वगैरह होते हैं किसी भी अटैक के, एंड कैसे भी इंफॉर्मेशन गैदरिंग तक के काउंटर मेजर्स हो सकते हैं, वो सबको हम लोग देखेंगे साइबर सिक्योरिटी कोर्स में। एंड मेन प्रॉब्लम क्या है सेशन हाईजैकिंग में, जितने भी तरह के काउंटर मेजर्स सेशन हाईजैकिंग में अवेलेबल हैं वो सब काउंटर मेजर्स वर्क ही नहीं करते हैं। सिर्फ एक ही सेशन हाईजैकिंग में ऐसा काउंटर मेजर है जो वर्क करता है, वो है एनक्रिप्शन, जो हम लोग सीखेंगे क्रिप्टोग्राफी फेज में। फिर वही सेशन हाईजैकिंग कुछ प्रोसेस हैं। तो सबसे पहले वही स्टीलिंग, या तो आप उसकी जो सेशन आईडी है उसको स्टील कर लीजिए, या फिर आप कहीं ना कहीं से किसी तरह से पता कर लीजिए क्या सेशन आईडी है। सेशन आईडी स्टील करने के कई तरीके हैं। सबसे पहले तो वही HTTP हेडर, यानी कि HTTP रिक्वेस्ट के थ्रू किया जा सकता है। फिर आता है वही नेटवर्क में स्निफ किया जा सकता है। फिर आता है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, एक वनरेबिलिटी है जो वेब एप्लीकेशंस पर होती है, उसके थ्रू किया जा सकता है। फिर ट्रोजन्स एंड क्लाइंट मशीन्स के थ्रू भी किया जा सकता है, यानी कि जो ट्रोजन्स वगैरह हम लोग किसी सिस्टम पे भेजते हैं। अच्छा, अगर आप लोगों को वेब एप्लीकेशन एंड HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट की थोड़ी नॉलेज है तो आपको यहाँ पर समझ में आसानी हो जाएगी। फिर भी आप लोग इसके लिए हमारे chaitanyaaseducation.com पर जा सकते हैं, वहाँ पे आपको वेब एप्लीकेशन एंड वेबसाइट डेवलपमेंट से रिलेटेड कोर्सेज भी मिल जाएंगे फ्यूचर में। फिर आता है भाई गेसिंग, ज़रूरी नहीं कि हर बार सेशन आईडी हम लोग को पता हो। कई बार क्या होता है सेशन आईडी कॉमन हो जाती है, जैसे यहाँ पर कई URLs दिए गए हैं, आप ध्यान से देख सकते हैं hacksite.com/view करके। यहाँ पे सेशन आईडीज लगभग कॉमन है, थोड़ा सा ही अंतर है डिजिट्स का। इससे क्या होता है भाई हम लोग सेशन आईडी चेंज करके उसमें लॉगिन कर सकते हैं। फिर सेशन आईडी को ब्रूट फोर्स किया जा सकता है, जैसे अभी हम लोग गैस कर रहे थे, गैस में क्या था हम लोगों के पास एक लिमिटेड है, या फिर हम लोग कुछ ही सेशन आईडीज को गैस कर सकते हैं। ब्रूट फोर्स में हम लोग जितने भी मैक्सिमम पॉसिबल सेशन आईडीज हैं उन सबको इसमें डाल सकते हैं। जो भी हम लोगों का सर्वर या जो भी हम लोगों का अटैकर होगा वो सब कॉन्फ़िगर कर लेगा उसके अपने अकॉर्डिंग कि भाई हमारा जो क्लाइंट था उसकी थोड़ी सी डिटेल्स उसके पास होंगी, एंड उसके अकॉर्डिंग ही वो ब्रूट फोर्सिंग जिस भी सॉफ्टवेयर के या जिस भी टूल के थ्रू कर रहा है उसको
कॉन्फ़िगर कर लेगा भाई इस डेटा रेंज से इस डेटा रेंज तक करना है, एंड वो वैल्यू आराम से मिल जाएगी। फिर वही सेशन हाईजैकिंग के और प्रोसेस हैं, कमांड इंजेक्शन, यानी कि जो टारगेट सर्वर है उस पर इंजेक्शन भेजे जा सकते हैं। इसका एक फॉर्म है, आपने सुना हो शायद, HTML इंजेक्शन, SQL इंजेक्शन। वैसे SQL इंजेक्शन अलग होता है, लेकिन फिर भी वो एक तरह का कमांड इंजेक्शन है, इंजेक्शन कमांड्स के अंदर में आता है। SQL इंजेक्शन, HTML इंजेक्शन, JS इंजेक्शंस। फिर अभी सेशन ID प्रेडिक्शन, अगर आप पहले ही पता कर लेंगे भाई दूसरे बंदे की सेशन ID क्या है। फिर भाई अगर जो मेन सेशन चल रहा है अगर आप उसको डिसिंक्रोनाइज कर दें एंड उसकी जगह खुद को, या फिर कह लीजिए स्पूफ कर दें कि भाई हम नए, फॉर एग्जांपल विक्टिम का नाम था राम, एंड आप उसके और सर्वर के बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश था, आप उसके बीच में आए एंड वहाँ पे आपने जो विक्टिम था उसको रोक दिया, यानी राम के कनेक्शन को इस्टेब्लिश करने से कट कर दिया एंड अपना कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लिया कि भाई मैं राम हूँ, अब मुझे डेटा ट्रांसफ़र करो। फिर भाई आप उसको मॉनिटर भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जैसे दिया गया है कि भाई ये है राम, या हमारा विक्टिम, एंड ये सर्वर के बीच में आ गया भाई अटैकर आप जो भी डेटा इधर से उधर ट्रांसफ़र हो रहा है उसको चेक कर सकता है। फिर था भाई अगर आप डेटा को डायरेक्ट यहाँ पे तो सिर्फ आप मॉनिटर कर रहे थे, अब आप स्निफ कर सकते हैं या फिर चेंज भी कर सकते हैं। मॉनिटरिंग और स्निप में बस थोड़ा सा ही अंतर है, स्निप में आप चेंजेस वगैरह कर सकते हैं, लेकिन आप मॉनिटर में कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। फिर कुछ प्रैक्टिकल एनालिसिस है भाई, लोकल सेशन हाईजैकिंग कैसे वर्क करती है। देखो इसका सिंपल सा एग्जांपल है, यहाँ पर दिया है भाई, ये साइड तो आपको पूरा सर्वर पे हम लोग ध्यान नहीं देंगे, हम लोग देंगे यूज़र पे। यहाँ पे यूज़र क्या होता है, यूज़र ने अपना नॉर्मली कनेक्शन इस्टेब्लिश किया, TCP/IP कनेक्शन, सिन फ्लैग। अब क्या होता है, जब भी कोई भी कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है तो वहाँ पर कैरेक्टर्स का यूज़ किया जाता है किसी भी सेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए। जैसे यहाँ देख सकते हैं अलग अलग सेशंस के लिए अलग अलग आइडेंटिटीज़ हैं, इसको बोलते हैं SID यानी सेशन आइडेंटिटी। इसके अगर हम लोग यूज़ कर लें, सेशन आइडेंटिटी को प्रेडिक्ट कर लें, तो अभी हम लोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा था, इतना कनेक्शन तो यूज़र के साथ इस्टेब्लिश था, अब जो यहाँ पर जो डेटा पैकेट गया वो उसका रिप्लाई देना चाहिए था यूज़र को, लेकिन यहाँ पे यूज़र ने रिप्लाई नहीं दिया, यहाँ पे रिप्लाई दे दिया अटैकर ने। अब क्या हुआ, जब अटैकर ने रिप्लाई दिया तो आगे का जो भी डिटेल्स या डेटा होगा वो सब अटैकर के सिस्टम पर जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। अब भाई टाइप्स ऑफ सेशन हाईजैकिंग कितने तरह की होती है। सेशन हाईजैकिंग दो तरह की होती है, एक्टिव, पैसिव। हैकिंग में आप इतना जान लीजिए कि जो अटैक्स या कुछ भी तरह कोई भी चीज़ दो ही तरह की हो सकती है मेनली, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव का क्या मतलब है भाई, आप किसी के जो एक्टिव कनेक्शन है या एक्टिव सेशन है उसमें टेक ओवर कर रहे हैं, एंड पैसिव में क्या भाई, आप डायरेक्ट सेशन हाईजैक कर रहे हैं। एंड आप सेशन हाईजैक में यह भी कर सकते हैं, आप उसमें चेंजेस वगैरह भी कर सकते हैं, एंड ज़रूरी है कि भाई चेंजेस किए जाए, आप सिर्फ वॉच भी कर सकते हैं। फिर आता है भाई सेशन हाईजैकिंग इन OSI मॉडल। आई होप आप लोगों को OSI मॉडल के बारे में पता हो। 7 लेयर्स होती हैं भाई नेटवर्क कनेक्शन की, कैसे नेटवर्क कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है किसी भी सर्वर एंड किसी भी सिस्टम के साथ। एंड आपको नेटवर्किंग कोर्स मिल जाएगा chetnaseducation.com पर, वहाँ से आप नेटवर्किंग कोर्स परफॉर्म करिए। अगर आपको एक एक्चुअल हैकर बनना है तो आपको सब कोर्सेज करने पड़ेंगे, सिर्फ एक कोर्स या हैकिंग कर लीजिए। हैकिंग कोई भी, अगर आप जिसको 60 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, जिसको 200-300 साल का भी एक्सपीरियंस है, वो भी बंदा अगर आपको सिखाएगा तब भी आप पूरी हैकिंग कभी नहीं सीख सकते, क्योंकि हैकिंग एक एंडलेस चीज़ है, कह लीजिए समुद्र है जो कभी ख़त्म नहीं होगा। हैकिंग किसी एक कोर्स में, किसी एक बुक में कभी ख़त्म नहीं हो सकती है, तो इसके लिए आपको कंटिन्यू कोर्स करना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है कि आप ये कोर्स करके मास्टर बन जाएंगे तो नहीं भाई, हाँ ये कह सकते हैं भाई ये कोर्स करके आप एक लेवल तक एथिकल हैकर ज़रूर बन जाएंगे, लेकिन अगर आपको आगे बढ़ते रहना है एथिकल हैकिंग में तो आपको और कोर्सेज करने पड़ेंगे। फिर इसके लिए आपको नेटवर्किंग की नॉलेज ज़रूरी है, तो आप नेटवर्किंग कोर्स ज़रूर करिए। अगर आप इस कोर्स से पहले कर लेते तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने इस कोर्स से पहले अभी तक कोई भी नेटवर्किंग कोर्स नहीं किया है तो आपको chetnaseducation.com पर बेस्ट नेटवर्किंग कोर्स मिल जाएगा भाई। बेस्ट टीचर्स फ्रॉम IIT NITs, जितनी भी हमारी बेस्ट फैकल्टीज़ होंगी वो सब आपको बेस्ट मटेरियल प्रोवाइड करेंगी फॉर बेस्ट लर्निंग। एंड जितनी भी लर्निंग वगैरह आप जितनी भी पूरे प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो भैया आपको आउटकम भी बेस्ट ही मिलेगा, लेकिन भैया आपको पूरे डेडिकेशन के साथ इन कोर्सेज़ को परस्यू भी करना होगा। भाई हम आपको गारंटी देते हैं भाई कि अगर आपने इन कोर्सेज़ को अच्छे से पढ़ा, अच्छे से आपने प्रॉपर फॉलो किया रूल्स को जो हम लोगों ने बताए हैं आपको, तो आप आराम से एक बहुत अच्छे एथिकल हैकर या जो भी आपने कोर्स परचेज़ किया है उसके अकॉर्डिंग जो भी आउटकम है वो एकदम 100% एक्यूरेट आउटकम आपको मिलेगा। फिर भाई सेशन हाईजैकिंग में जैसा मैंने बताया था 2 लेवल पर होती है भाई, एक होती है नेटवर्क लेवल पर, एक एप्लीकेशन लेवल पर। एप्लीकेशन लेवल पर ज़्यादातर सेशन होती है वेब एप्लीकेशंस पर एंड वेबसाइट पर। जो नेटवर्क लेवल है वो कहीं पर हो सकती है, वो सर्वर पर भी हो सकती है, क्लाइंट साइड पर भी हो सकती है। आइए हम लोग उसको ध्यान से समझेंगे। तो लेकिन इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशन लेवल की। तो भाई सबसे पहले आता है स्पूफिंग एंड हाईजैकिंग में एक अंतर क्या है। स्पूफिंग का क्या मतलब, देखिए फॉर एग्जांपल मेरा जो विक्टिम है उसका नाम है जॉन एंड सर्वर जो हमारा है, तो यहाँ पे क्या हुआ भाई, विक्टिम ने पहले तो कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लिया,
अब क्या हुआ भाई, विक्टिम ने सर्वर के साथ स्टैब्लिश किया था कनेक्शन जॉन के नाम से। मैंने अपने सिस्टम का नाम वगैरह सब कॉन्फ़िगरेशन चेंज किया एंड जो जॉन के सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन थी वही अपने सिस्टम की कर ली। आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस, लोकल आईपी सब मैंने जॉन के सिस्टम के अकॉर्डिंग सेट कर ली। अब मैंने सर्वर को रिक्वेस्ट की कि भाई मैं जॉन हूँ, आप मुझे डेटा दो। फिर हाईजैकिंग में क्या होता है, हाईजैकिंग में देखिए जैसे यहाँ पर डायग्राम में दिया भी गया भाई जॉन और सर्वर के बीच कनेक्शन तो स्टैब्लिश है, लेकिन यहाँ पे बीच में अटैकर आ गया। यहाँ पर जो अटैकर था वो बीच में नहीं था, वो जो जॉन ने जो अपना काम कर लिया, फिर जॉन ने उसको अटैकर ने डेटा को रिप्ले किया, किसी और तरह से डेटा लिया। फिर वही एप्लीकेशन लेवल सेशन हाईजैकिंग के कई अटैक्स हैं या कई तरीके हैं। सबसे पहला वही सेशन स्निफिंग, सेकंड वही सेशन टोकन या सेशन आईडी को प्रिडिक्ट करना। फिर आता है मैन इन द मिडल अटैक, फिर आता है मैन इन द ब्राउजर अटैक। जैसे मैन इन द मिडल अटैक नाम से ही पता चल रहा है कि भाई दो मतलब जो सेशन है एक यूज़र 1 और यूज़र 2 के बीच कोई और अटैकर या कोई भी आके बैठ गया। फिर मैन इन द ब्राउज़र मतलब आपके ब्राउज़र्स के थ्रू ही अटैकर अपना कवर कर रहा है। फिर आता है भाई क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, इसको XSS भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है भाई जितनी भी आपकी वेब एप्लीकेशन है उस पर जावास्क्रिप्ट जो है वो मैलिशियस हो सकती है कई बार। इसके अलग अलग तरीके हैं, ये हम लोग सीखेंगे वेब एप्लीकेशन कोर्स में। अगर आपको वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग में मास्टर बनना है तो आप लोग हमारे जो फ्यूचर में कोर्सेज आएंगे वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग के, उनको परस्यू करिए। जिससे आप देखिए हैकिंग में अभी आपको जो पूरा ये जो आपका CH का फर्स्ट मॉड्यूल है, इसको जब आप ख़त्म करेंगे तो लास्ट में आपको कुछ डिटेल्ड वीडियोस मिलेंगी जिसमें हम लोग हैकिंग के करियर्स के बारे में बात करेंगे। वहाँ पे हम लोग बताएंगे भाई कि हैकिंग में आगे क्या क्या करियर हो सकते हैं। उसमें एक ऑप्शन होता है वेब एप्लीकेशन, यानी कि वेबसाइट्स पे वर्क करना, उसको कहते हैं भाई वेब एप्लीकेशन में ये एक अटैक होता है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। फिर आता है भाई क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी, यानी कि CSRF, इसको बोलते हैं CSRF, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी। इसको हम लोग आगे ध्यान से समझेंगे। फिर आता है भाई सेशन रिप्ले, यानी कि आपने एक सेशन क्रिएट किया एंड आपने सेशन क्लोज किया, जस्ट आपसे 1 या 2 सेकंड बाद मैंने तुरंत उस सेशन को सेशन आईडीज कॉपी किया एंड मैंने वही सेशन को रिप्ले कर दिया। फिर सेशन फिक्सेशन, यानी कि सेशन में आपने कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया एंड मैंने उस सेशन को प्रॉब्लम फिक्स करके अपने सिस्टम के साथ सेशन इस्टेब्लिश कर लिया। फिर वही कॉम्प्रोमाइजिंग सेशन आईडी प्रेडिक्शन सेशन टोकन, यानी कि वही सेशन टोकन या सेशन आईडी को कैसे प्रेडिक्ट किया जाता है। सबसे पहले भाई जनरेटेड वीक एल्गोरिथम, जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, भाई वीक एल्गोरिथम होती है नई कंपनीज की, उसमें आप आसानी से पैटर्न वगैरह फाइंड करके एंड एल्गोरिथम को क्रैक कर सकते हैं। फिर वही जितनी भी एनालिसिस वगैरह हैं उन सबकी वो मैनुअली होती है, ज़्यादातर क्रिप्टोग्राफी नहीं की जा सकती है क्योंकि जितनी भी छोटी कंपनी है वो सिक्योरिटी पे कम है एंड अपने प्रोडक्ट पे एंड मार्केटिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो भाई जब उनकी सिक्योरिटी कम है एंड फंक्शनैलिटी एंड यूजेबिलिटी ज़्यादा है, जैसे हम लोगों ने मॉड्यूल 1 में पढ़ा था, अगर आप सिक्योरिटी कम करेंगे तो यूजेबिलिटी और फंक्शनैलिटी कम हो जाएगी। यहाँ पे जितनी भी नई कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं, वो अपनी यूजेबिलिटी और फीचर्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं या यूजेबिलिटी और फंक्शनैलिटी पे ज़्यादा फोकस करते हैं, जिस वजह से सिक्योरिटी कम हो जाती है। जब सिक्योरिटी कम हो जाती है तो भाई आप आसानी से किसी भी सिस्टम पे हैक कर सकते हैं। फिर ये कुछ एग्जांपल दिए हाउ टू प्रेडिक्ट अ सेशन, अब ये आप खुद ध्यान से पढ़िए एंड समझिए। फिर आता भाई मैन इन द मिडल अटैक, जिसे आप यहाँ देख सकते हैं। मैन इन द मिडल अटैक का नाम से ही पता चला भाई 2 मैन है या कह लीजिए एक विक्टिम है, एक सर्वर है, उसके बीच में कनेक्शन जो स्टैब्लिश हो रहा है वो डायरेक्ट होना चाहिए, लेकिन डायरेक्ट की बजाय वो अटैकर के सिस्टम के थ्रू कनेक्शन जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं भाई, यहाँ पर विक्टिम था, यहाँ पर सर्वर था। कनेक्शन जो नॉर्मली इस्टेब्लिश होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए था, लेकिन किसी वजह से जो कनेक्शन है या जो DHCP सर्वर्स वगैरह हैं वो अपने अटैकर ने अपने अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगर कर लिया एंड या फिर कह लीजिए इसके ब्राउज़र में जो IP एड्रेस वगैरह हैं, प्रॉक्सीज हैं, उसको चेंज कर दिया अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी रिक्वेस्ट ये क्लाइंट भेज रहा है वो जानी चाहिए इस सर्वर तक डायरेक्ट, बट नहीं जा रही है। वो कहाँ जा रही है, वो जा रही है पहले अटैकर तक। अटैकर को सही लग रहा है तो वो डायरेक्ट ट्रांसफर कर रहा है, नहीं तो वो अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट करके ट्रांसफर कर रहा है। फिर आता है भाई मैन इन द ब्राउज़र अटैक। मैन इन द ब्राउज़र अटैक ऐसे हो सकता है भाई, ये एक बहुत ही अच्छा अटैक है एंड इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। मैन इन द ब्राउज़र अटैक 2 तरह से हो सकता है। एक तो भाई आप किसी के भी सिस्टम में ट्रोजन भेज दें, उसके थ्रू हो सकता है, एंड एक हो सकता है भाई आप ऐसा ब्राउज़र कॉन्फ़िगर कर दें या किसी ब्राउज़र के जो सोर्स कोड है, फॉर एग्जांपल आपने गूगल क्रोम लिया एंड उसके सोर्स कोड में ही अगर आपको कहीं से उसका सोर्स कोड मिल गया एंड आपने उसके सोर्स कोड में ही एक ट्रोजन इनबिल्ट कर दिया, जिस वजह से आप कोई भी जो वर्क होगा वो डायरेक्ट जो आपका विक्टिम होगा उसको तो लगेगा उसने क्रोम ब्राउज़र इंस्टॉल किया, बट एक्चुअली में वो क्रोम ब्राउज़र प्लस ट्रोजन होगा। लेकिन नॉर्मली ऐसे कोई भी सोर्स कोड वगैरह नॉर्मल हैकर्स नहीं कर सकते हैं, इसके लिए काफ़ी प्रैक्टिकल स्किल्स की ज़रूरत है। फिलहाल अभी हम लोग इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल या इतना ज़्यादा एक्सपर्ट लेवल की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग CH पे रखते हैं, तो CH के अकॉर्डिंग बात करते हैं। तो भाई CH के अकॉर्डिंग तो भाई यह है कि भाई आप ट्रोजन भेज दें एंड ट्रोजन के थ्रू उसके ब्राउज़र पर एक्सेस कर लें, सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स एंड जो भी हैं उस सबको आप क्रैक कर सकते हैं।
एंड भाई जो ब्राउज़र है वो ऐसा वर्क कर सकता है, या जो भी आपका ट्रोजन है वो ऐसे वर्क कर सकता है कि जो ब्राउज़र पर रिक्वेस्ट, फॉर एग्जांपल आप गए google.com पर, आपने सर्च किया, वो रिक्वेस्ट जानी चाहिए डायरेक्ट ब्राउज़र पे, ब्राउज़र के थ्रू, ब्राउज़र के सिस्टम्स के थ्रू, बट वो ब्राउज़र के सिस्टम्स के थ्रू जाने से पहले वो ट्रोजन पे जा रही है, एंड ट्रोजन के बाद वो ब्राउज़र्स पर जा रही है। एंड ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि इंटरनेट बैंकिंग सिस्टम्स को ऐसे आसानी से हैक किया जा सकता है। मैन इन द मिडल अटैक कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसके लिए भाई आपको सेम नेटवर्क पर होना ज़रूरी है, बट इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। एंड एप्लीकेशन लेवल अटैक्स के लिए ज़रूरी नहीं कि आप सेम नेटवर्क पर अटैक करें या सेम नेटवर्क पर अवेलेबल हो। अगर आपको एप्लीकेशन लेवल अटैक करना है सेशन हाईजैकिंग में, तो आप ज़रूरी नहीं कि सेम नेटवर्क में कनेक्ट हो, या आउट ऑफ द नेटवर्क भी किया जा सकता है। फिर आता भाई कॉम्प्रोमाइजिंग सेशन आईडी यूजिंग क्लाइंट साइड अटैक्स। क्लाइंट साइड अटैक्स में कुछ यहाँ पर अटैक्स दिए गए भाई। सबसे पहला भाई क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, XSS, मैलिशियस जावा स्क्रिप्ट कोड, फिर ट्रोजन्स। इसका हम लोग आगे ध्यान से समझते हैं। फिर आता है भाई क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग से ये समझ लीजिए भाई कोई भी जो लिंक था उसको मैंने अपने अकॉर्डिंग, या ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग है ये आप हर सिस्टम पे या हर वेब एप्लीकेशन पर या हर वेबसाइट पर कर सकते हैं। कुछ ही ऐसी वनरेबल वेबसाइट होती हैं जिन पर ये अटैक होता है। एंड नॉर्मली क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग से वेबसाइट आपको मिलना मुश्किल है, क्योंकि नॉर्मली जितनी भी वेबसाइट्स हैं वो सब काफ़ी सिक्योर रहती हैं, जो आपकी टॉप लेवल की वेबसाइट्स रहती हैं। जी भी हम लोग उसको समझते हैं। सबसे पहले भाई जो भी फॉर एग्जांपल वेबसाइट थी यहाँ पर google.com, या कुछ और ले लेते हैं, attacker.com थी। attacker.com में उस अपने अकॉर्डिंग उसने जावास्क्रिप्ट वगैरह एंड जो भी उसकी मैलिशियस जावास्क्रिप्ट क्राफ्ट करके भेज दी। अब वो जो यूज़र था, यूज़र गया उस लिंक पर क्लिक किया, एंड यूज़र को लगा कि भाई यहाँ पे कुछ सेशन आईडी वगैरह गड़बड़ है, तो उसने अलाउ कर दिया। अलाउ करने से क्या हुआ, जो सेशन आईडी थी, ये सेशन आईडी यहाँ पर जैसे लिखी हुई है, ये सेशन आईडी अटैकर को मिल गई। अब बाकी का जो वर्क है वो अटैकर करेगा। अब यहाँ पे जो एक्चुअल में क्या हुआ, यूज़र तो करेक्ट वेबसाइट पे गया था, लेकिन एक्सेस वल्नरेबिलिटी की वजह से जो वर्क था वो अब अटैकर के अकॉर्डिंग होगा। फिर आता भी क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी। ये क्या करती है भाई, विक्टिम का जो एक्टिव सेशन है, या फिर कह लीजिए इसको समझ लेते हैं, थ्योरी ज़्यादा ध्यान नहीं, प्रैक्टिकली समझते हैं। तो अटैकर क्या किया, अटैकर ने जो वेबसाइट थी, मेन वेबसाइट, उस वेबसाइट पे कहीं से एड्स वगैरह कुछ भी किसी भी तरह से वेबसाइट को कॉम्प्रोमाइज़ करके अपना एक लिंक वगैरह क्रिएट कर दिया। अब यहाँ से हुआ क्या, सबसे पहले तो भाई जो यूज़र था वो ओरिजिनल फॉर एग्जांपल google.com पर ही ऐसा किसी ने कर दिया, तो google.com पर बंदा गया, उसने गलती से ऐड वगैरह पे क्लिक कर दिया। ऐड वगैरह पे क्लिक करने से क्या हुआ, जो वो ऐड वगैरह या जो भी इमेजेस वगैरह उसने रेफरल के लिए डाल रखी थी वो गई अटैकर की वेबसाइट पर या अटैकर के सर्वर पर। अब अटैकर के सर्वर से क्या हुआ, रिक्वेस्ट जो थी वो पहुंच गई अटैकर के सिस्टम तक। अटैकर के सिस्टम तक रिक्वेस्ट पहुंचने के बाद अब जो आगे का काम होगा वो अटैकर अपने अकॉर्डिंग करेगा। आप उसको हैक करना है, सेशन आईडी के साथ जो भी करना है वो अब अटैकर कर लेगा। एक बार फिर से समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या हुआ भाई, जो भी ओरिजिनल वेबसाइट थी, फॉर एग्जांपल google.com वेबसाइट थी, google.com वेबसाइट पे मैंने कुछ एड्स वगैरह या किसी और तरह से मैंने उस पर ऐसे इमेजेस वगैरह या किसी और तरह से मैंने उस पर अपना जो मैलिशियस वेबसाइट थी उसका लिंक डाल दिया। फॉर एग्जांपल मैं इसका प्रैक्टिकल आपको करके शायद दिखाऊं, फिलहाल इसका प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं क्योंकि ये वल्नरेबिलिटी फाइंड करना बहुत मुश्किल है। फिर भी देखते हैं, अगर प्रैक्टिकल होता है तो ट्राई करेंगे। एंड आई थिंक इसका प्रैक्टिकल करना बेटर नहीं है, क्योंकि ये जो क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी है ये CH के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग उतना मेन इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड ये OSCP में ज़्यादा इंपॉर्टेंट देता है, OSCP एंड OSWP, यानी कि ऑफेंसिव सिक्योरिटी सर्टिफाइड प्रोफेशनल, ऑफेंसिव सिक्योरिटी वेब प्रोफेशनल। आगे ये इन कोर्सेज़ के ऊपर भी वीडियोस आएंगी एंड इन कोर्सेज़ के ऊपर भी प्रोफेशनल कोर्सेज आएंगे। तो अभी बात करते हुए इसमें क्या होता है, जो सबसे पहला भाई अटैकर ने जो फॉर एग्जांपल कोई भी मैलिशियस वेबसाइट बनाई, उसका जो ऐड वगैरह या किसी भी तरह से लिंक जो है वो ओरिजिनल वेबसाइट पे डाल दी। अब जो यूज़र था वो गया ओरिजिनल वेबसाइट पे, वहाँ पे उसने किसी तरह से गलती से या किसी लालच देकर अटैकर ने एड्स वगैरह दिखाकर यूज़र को किसी तरह फोर्स कर दिया कि भाई इस पर क्लिक करो। यूज़र ने क्लिक कर दिया। अब क्या हुआ, जो एक्सेस टोकन्स वगैरह सेशन आईडीज थी उस वेबसाइट की वो अटैकर की वेबसाइट को भी मिल गई। अब अटैकर की वेबसाइट को भी मिल गई, इसका मतलब अटैकर को भी वो मिल जाएगी, उस पर एक्सेस हो जाएगी। अब जो डेटा था वो अटैकर के सिस्टम पे गया। अब अटैकर अपने अकॉर्डिंग उस डेटा का यूज़ करके ओरिजिनल वेबसाइट पे कुछ भी चेंजेस वगैरह कर सकता है। एंड फॉर एग्जांपल ऐसा एक बैंक वेबसाइट के साथ हो जाता है तो क्या होता है भाई, बैंक के अकाउंट्स वगैरह डिटेल मिल सकती हैं, जिस वजह से जितने भी बैंक का पैसा वगैरह है वो सब ट्रांसफ़र किया जा सकता है। फिर आता है भाई सेशन रिप्ले। सेशन रिप्ले इतना समझ लीजिए, कोई भी सेशन अगर बीच में बंद हो गया उस सेशन को रिप्ले कर दे रहे हैं। यहाँ पे अब एक बार डायग्राम से भी समझ लेते हैं भाई।
सबसे पहले तो भाई यूज़र ने एक सेशन इस्टेब्लिश किया, फिर सर्वर ने ऑथेंटिकेशन दिया, फिर यूज़र ने ऑथेंटिकेशन टोकन्स वगैरह भेज दिए। अब यहीं पे क्या होता है भाई, जो भी ऑथेंटिकेशन टोकन्स वगैरह थे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे उसने अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड भेजा, लॉगिन आईडी और पासवर्ड यहाँ पे अटैकर ने कैच कर लिया किसी तरह से, मैन इन द मिडल अटैक या किसी और तरीके से। फिर वहाँ पे अब जो सर्वर पे वापस जाएगा वेबसाइट पे, अब अटैकर उन्हीं सेशन आईडीज़ या उन्हीं ऑथेंटिकेशन टोकन्स का यूज़ करके इसको सेशन को रिप्ले कर लेगा एंड इसी को कहते हैं सेशन रिप्ले अटैक। इसमें क्या होता है भाई, जो भी वैलिड यूज़र आईडी है या कह लीजिए वैलिड यूज़र सेशन है, उसको हाईजैक किया जाता है। कैसे किया जाता है भाई, इसका यूज़ किया जाता है भाई SID, जैसे मैंने आपको पहले बताया था सेशन आईडीज़। यहाँ पर क्या होता है भाई, फॉर एग्जांपल मेरा विक्टिम था राम की जो सेशन आईडी थी वो किसी तरह मुझे सेशन आईडी उसकी URLs वगैरह या कहीं से भी मिल गई। अब मैं उसी सेशन आईडी का यूज़ करके करूँगा, एक सेशन क्रिएट करूँगा एंड अपने सेशन में कुछ चेंजेस करके उसकी सेशन आईडी का यूज़ कर दूँगा, जिस वजह से सेशन आईडी अटैक हो जाएगा या कह लीजिए सेशन फिक्सेशन अटैक हो जाएगा। सेशन फिक्सेशन अटैक किया जाता है भाई URL में चेंज करने से, कुकीज़ में चेंज करने से, एंड जो सेशन आईडीज़ या URL टोकन्स होते हैं वो ज़्यादातर आपके या तो URL में मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल फेसबुक में क्या होता है, PHP आईडी होती है। जब भी आप देखें फेसबुक की आईडी तो आपको एक PHP आईडी मिलती है, या इसका मतलब है भाई आपका जो आईडी है या सेशन आईडी है वो PHP में, वो वहाँ पर URL में है। फिर हो सकता है वो हिडन फॉर्म में हो, जावास्क्रिप्ट में हो, सोर्स कोड में जो आपको नॉर्मली नहीं दिखे। फिर हो सकता है वो कुकीज़ में जाकर सेव हो रही हो। इसको प्रैक्टिकली जब करेंगे तब ज़्यादा ध्यान से समझ आएगा। फिर भी सेशन हाईजैकिंग के अटैक को यहाँ पर और ध्यान से समझ लेते हैं भाई। अगर आप लोगों को इस पार्ट में समझ नहीं आया तो आप यहाँ पे समझ लीजिए, वो वैसे भी थ्योरी पार्ट था, आप यहाँ पे डायग्राम के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले भाई अटैकर ने ईमेल या किसी भी तरह से उसको अपनी एक वेबसाइट पे रेफर कर दिया। यहाँ पर भाई अटैकर ने क्लिक अपनी वेबसाइट पर रेफर करवा दिया, क्योंकि ईमेल फेक ईमेल स्पैम ईमेल क्रिएट करके विक्टिम को भेजा। विक्टिम ने क्लिक किया, अब वो क्या ओरिजिनल सर्वर पर गया। ओरिजिनल सर्वर पर यहाँ पर जो अटैकर था वहाँ पे क्या किया, अटैकर ने जो इसका विक्टिम है, विक्टिम की सेशन आईडी में ऑलरेडी वो किसी न किसी तरह सेशन से कनेक्टेड था, तो उसने जो इसकी पोस्ट PHP फाइल थी एंड जो उसकी कुकीज़ वगैरह थी, कुकीज़ स्टील कर ली, पोस्ट PHP फाइल चेंज कर लिया, उसको अपने सिस्टम में इस तरह मंगा लिया या कह लीजिए कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे क्या होगा भाई, वेब सर्वर को तो भाई वेब सर्वर मेनली वर्क करता है, या तो आप उसमें आईडीज़ वगैरह लॉगिन करें या फिर आप कुकीज़ का यूज़ कर लें। डायरेक्ट कुकीज़ का यूज़ होता है भाई फास्ट वर्क करने के लिए, हर बार आप लॉगिन करें ये ज़रूरी। इस बार सेशन आईडीज़ क्या होती हैं, कुकीज़ में जाकर सेव हो जाती है। कुकीज़ आप नॉर्मली देख नहीं सकते हैं, फिर भी कुकीज़ कैसे देखी जा सकती हैं, कैसे चेंजेस की जा सकती हैं, ये हम लोग प्रैक्टिकल वीडियो में देखेंगे। फिर भाई यहाँ पे क्या है, उसी कुकीज़ आईडी का एंड सेशन आईडीज़ का यूज़ करके अटैकर ने लॉगिन कर लिया उस ओरिजिनल वेबसाइट में।